आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय की। और हम सब जानते हैं कि जब हम कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, चाहे हम बात कर रहे हैं रीट की, चाहे ग्रेड सेकंड की, चाहे ग्रेड फर्स्ट की, तो आप लोगों को सबको पता है कि हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो इन सब का एक भाग है। और वो कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल टेक, जो अपनी साइकोलॉजी होती है उसकी हम बात करते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों है? एग्जैक्टली जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं तो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो ये क्लियर होना चाहिए कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की आवश्यकता क्यों पड़ी। व्हाट इज़ द नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर अ टीचर, कि एक जो टीचर है, जो शिक्षक है, उसके लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्या नीड है, क्यों हमें आवश्यकता पड़ती है। बड़ा समझिए, इस बात को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो बच्चा होता है ना, जो बालक है, हम शिक्षक किसके लिए बनने जा रहे हैं? बच्चों के लिए। ठीक है, हम शिक्षक जब बनते हैं तो शिक्षक बनना केवल एक प्रोफेशन नहीं है कि केवल हम इसलिए बन रहे हैं कि हमें शिक्षक बनने के बाद में एक सैलरी मिलेगी, दैट इज़ द डिफरेंट पॉइंट। लेकिन जब हम शिक्षक बनते हैं तो शिक्षक बड़ा वैज्ञानिक होता है। शिक्षक क्या होता है? बड़ा वैज्ञानिक होता है। और वैज्ञानिक उसको क्यों होना पड़ता है? क्योंकि जो चाइल्ड होता है, जो चिल्ड्रंस आपके पास में होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और वो होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताएं। क्या हम सब एक जैसे होते हैं? हम नहीं होते हैं। वैसे ही जब बालक आता है, इस जीवन लेता है, जन्म लेता है, तो अपने माँ बाप से, उसके जो पेरेंट्स हैं, उनसे निश्चित रूप से बहुत सारी खूबियाँ लेकर अपने आप में आता है। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें अपने माँ और अपने पिता दोनों के गुण होते हैं, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे उसके व्यक्तित्व के हो, वो बच्चा लेकर पैदा होता है। अब जब वो बच्चा आया हमारे पास में, जब इस दुनिया में आता है, जब हम शिक्षकों के पास में वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, हम कहते भी कि पहला जो शिक्षक होता है बच्चों का, उसका घर होता है और घर में भी उसकी माँ होती है, उसके जो पिता होते हैं, या उसका आसपास का वातावरण होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बच्चा होता है छोटा, वो कैसे सीखता है? अनुकरण से। किससे सीखता है? अनुकरण से। बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है ये कि बालक कैसे सीखता है, छोटा बच्चा कैसे सीखता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है कि इस तरह से सीखता है, इस तरह से सीखता है। उसमें एक ऑप्शन हमारे पास में आता है अनुकरण से, यानी इमिटेशन से। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान को सीखने का सबसे बढ़िया तरीका एक ही है, और वो तरीका क्या है कि हम इस ज्ञान को किसके साथ में जोड़ें? बच्चों के साथ में। समझ में आ रहा? हम बच्चों के साथ में जोड़ें। आपने छोटा बच्चा देखा कभी जो बेड के ऊपर सोता है, जो चलता नहीं है, अभी कुछ भी नहीं करता है? आप मुस्कुराएंगे तो वो मुस्कुराएगा ना? मुस्कुराएगा ना? वो जानता नहीं है कि मुझे हंसना है एग्जैक्टली, लेकिन वो अनुकरण करता है। आप अलग अलग फेस बनाएंगे तो वो फेस बनाएगा, वो सीख जाएगा थोड़े दिनों में, अच्छा ऐसा करने पे मुझे ऐसा करना है। समझ में आ रहा है? आप जब गुस्सा करेंगे तो उसको समझ में आ रहा है कि कुछ अलग है मैटर इस बार, और वो भी डर का, भय का फेस बनाएगा। हर चीज़ को अनुकरण से करेगा। वो थोड़ा बड़ा होगा, चलना सीखने के लिए प्रयास करेगा। आज आप जो करना चाहेंगे, आपने कभी घर पे देखा कि आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, बच्चा बीच में आता है और कहता है कि मैं करूँगा, है ना? तो बच्चा कैसे सीखता है? अनुकरण से। छोटा बच्चा इमिटेशन से सीखता है। ठीक है, हमारे घर में जो भाषा का हम प्रयोग करते हैं, बच्चा सीख जाता है। ठीक है, अगर हमारे ही घर में जन्मे बच्चे को, जिसकी मातृभाषा चाहे मारवाड़ी हो चाहे हिंदी हो, उसकी परवरिश अगर हमने ऐसी जगह करवा दी जहाँ फ्रेंच बोलते हैं, तो बच्चा फ्रेंच सीख जाएगा। क्यों सीख जाएगा? क्योंकि वो तो अनुकरण से सीख रहा है। समझ में आ रहा है? वो जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन लेते हैं, मोबाइल फ़ोन के अंदर कुछ भी नहीं होता है, कोई एप्लीकेशन नहीं होती है, खाली होती है। फिर धीरे धीरे हम उसमें इंस्टॉल करना शुरू करते हैं कि फ़ोटो डाल रहे हैं, म्यूजिक डाल रहे हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, राइट? तो इन द सेम मैटर, उसी केस के अंदर क्या होता है कि बच्चा भी ऐसा ही करता है। उसका आसपास का वातावरण, सामाजिक परिस्थितियाँ, बोलचाल, सारी चीज़ें से वह अनुकरण करता हुआ सीखना प्रारंभ करता है। ठीक है,
तो हमारे लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं शिक्षक बनने की, और जब तक हमें यही नहीं पता कि बच्चे को सिखाना कैसे और बच्चा सीखता कैसे है, तो हमारे सारे प्रयास क्या हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं। इसलिए एक शिक्षक से ये अपेक्षा की जाती है कि हम वैज्ञानिक रूप से ये जानें कि बच्चे का विकास कैसे होता है, बच्चे का मानसिक विकास कैसे होता है, बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है, बच्चे का बौद्धिक विकास कैसे होता है, बच्चे का मनोवैज्ञानिक विकास कैसे होता है, बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट यानी उसका जो है इमोशंस कैसे डेवलप होते हैं, या बच्चे का संवेगात्मक विकास जिसको हम बोल रहे हैं, इमोशनल कहते हैं, वो कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, या उसका क्रियात्मक विकास कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। अब आप सोचोगे सर इतने सारे शब्द आपने बोले, तो बेटा सारी साइकोलॉजी इन 3-4-5 शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है। अगर ये शब्द हमें समझ में आ गए तो आप जब साइकोलॉजी पढ़ने चलेंगे तो हर चीज़ समझ में आ जाएगी। जब आपको ये कहा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास बच्चे का कैसे होता है, दैट मीन्स यू मस्ट हैव द नॉलेज दैट व्हाट इज़ द कोग्निटिव डेवलपमेंट, कि कोग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। ठीक है, फिर हम जब बात करते हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक विकास क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि संवेगात्मक विकास होता क्या है। और जब हम बात करें क्रियात्मक विकास कैसे होता है बच्चे का, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये आखिर है क्या। क्योंकि देखिए जब व्यक्तित्व होता है ना किसी भी बच्चे का, जो विकास है, माना कि ये चाइल्ड है, कौन है, ये एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, मान लिया हमने। ठीक है, इसमें जब हम बात करते हैं कि इसकी विकास प्रक्रिया की, इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो 3 तरह से इसका विकास होगा। जब बच्चा शैशवावस्था से आगे चलता है तो उसका 3 तरह से विकास होना प्रारंभ होता है। कैसे होता है कि एक तो उसका बौद्धिक पक्ष, कौन सा पक्ष, बौद्धिक, और इसको क्या बोलते हैं, संज्ञान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संज्ञान, या मैं इसको क्या बोलूँ, संज्ञानात्मक। ठीक है, या अंग्रेजी में मैं क्या बोलूँगा इसको, कॉग्निटिव, पहला पक्ष। ठीक है, दूसरा विकास कौन सा होता है उसका, संवेगात्मक, संवेगात्मक, संवेग, इसको क्या बोलते हैं, संवेग, इसको क्या बोलेंगे अपन, संवेग। संवेगात्मक किससे बना है, संवेग से बने हैं। ठीक है, या इसको क्या बोला जा सकता है, भावनात्मक, है ना, या इसको भावात्मक भी बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इमोशनल। समझ में आ रही बात, बहुत सारे शब्द इसके लिए काम में आ रहा है, संवेगात्मक, संवेग, भावनात्मक, भावात्मक, इमोशनल, और इधर हमने बोला बौद्धिक, संज्ञान, संज्ञानात्मक, कोग्निटिव। ठीक है, तीसरा उसका पक्ष होगा, वो कौन सा होगा, क्रियात्मक। कौन सा होगा, क्रियात्मक, या इसको क्या बोलते हैं, गत्यात्मक, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, है मोटोर शब्द काम में लेते हैं इसके लिए। ठीक है, क्या लेते हैं, इसका मतलब, अब इन 3 चीज़ों को समझो। सबसे पहले तुमने सबने बीएड कर रखा है, कर रखा है ना, तुमने साइकोलॉजी पढ़ी थी, तो ये तीनों शब्द तुम्हारे आसपास आए होंगे, घूमे होंगे, तुमने देखा होगा, है ना। तो ये तीनों शब्दों के साथ ही बालक का विकास प्रारंभ होता है। एक बालक में या एक स्टूडेंट्स में जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब भी हम उसके विकास की प्रक्रिया की बात करेंगे, समझ में आ रहा है, उसके डेवलपमेंट की प्रक्रिया की बात करेंगे, तो हम इन 3 पक्षों की ही बात करेंगे। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व इन 3 पक्षों से मिलकर बनता है, उसका बौद्धिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास और उसका क्रियात्मक विकास। अब ये है क्या, अंतर क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम बात करेंगे शैशवावस्था की, तो हम बात करेंगे शैशवावस्था में बालक का बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। जब हम बात करेंगे बच्चे के बाल्यावस्था की, तो हम उसमें भी क्या बात करेंगे, बच्चे का बौद्धिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, उसका क्रियात्मक विकास। जब हम बच्चे की बात करेंगे किशोरावस्था की, अवस्थाएं होती है,
वी विल डिस्कस आफ्टर लेटर कि बालक हमारे जीवन को हमने क्या करा है, कुछ अवस्थाओं में बांटा है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और उसके बाद में हम वयस्क बन जाते हैं। ठीक है, तो उन सब में विकास किनका हो रहा है, इन 3 पक्षों का। कौन कौन से पक्ष है, बौद्धिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक या क्रियात्मक पक्ष हमारे पास में 3 हैं। हम इन्हीं की बात करते हैं। अब ये होते क्या हैं ये 3 पक्ष, इसको हम समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। बहुत ही स्पष्ट है, अपने दिमाग में अच्छे से हम समझ लें इन सब बातों को कि बौद्धिक पक्ष से या संज्ञान से या संज्ञानात्मक से हमारा क्या मतलब है, ज्ञान से, जानकारी से। जो ज्ञान होता है, जो जानकारी होती है, ठीक है, वो कौन सा पक्ष है बच्चे का, बौद्धिक और संज्ञान। ठीक है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान कह रहे हैं। बौद्धिक, बुद्धि, बौद्धिक का संबंध किससे है, बुद्धि से, कि जिसको हम बुद्धि से सीख रहे हैं हमारे दिमाग में, उसको क्या बोल रहे हैं हम, संज्ञानात्मक पक्ष। जैसे छोटा बच्चा है, शैशवावस्था में है, साल भर का, 1.5 साल का है, आप जो बोल रहे हैं उन शब्दों को क्या कर रहा है, वो सीखने का प्रयास कर रहा है। तो कहाँ स्टोर कर रहा है, बुद्धि में उसको स्टोर कर रहा है, अपने बौद्धिक पक्ष को मजबूत कर रहा है। वो दरवाज़ा खोलना सीख रहा है, कैसे दरवाजे को खोल रहे हैं, या कोशिश कर रहा है, हर चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहा है, ज्ञान को बढ़ा रहा है, अपने नए नए शब्द सीखने की कोशिश कर रहा है, नई नई बातें करने का प्रयास कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, ज्ञान। और ज्ञान का संबंध किससे होता है, बौद्धिक संज्ञान से, संज्ञानात्मक पक्ष से, कोग्निटिव विकास से। समझ में आ रहा है। दूसरा पक्ष कौन सा आ रहा है उस बच्चे का, संवेगात्मक, संवेग, भावनात्मक, भावात्मक या इमोशनल। आपने पढ़ा होगा या आपने जाना होगा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में संवेग होते हैं और संवेगों को दबाना बहुत ख़राब होता है। हमने ये भी सीखा उसमें कि संवेगों को दबाना नहीं है, संवेगों को क्या करना पड़ता है, प्रशिक्षित करना पड़ता है। क्योंकि अगर संवेगों को हमने दबाया तो क्या होगा, हमारा जो व्यक्तित्व है वो अच्छा बनने की बजाय कैसा बन जाएगा, बुरा बन जाएगा। क्योंकि संवेग दबाए हमने तो उनमें एडजस्टमेंट जो होना चाहिए वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, और एडजस्टमेंट अगर नहीं हो पाता है तो इसका मतलब है कि दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक फॉर अस, हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। ज्ञान चलता है, साथ में संवेग भी चलते हैं। संवेग क्या होते हैं, भय, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब क्या है, संवेग ही तो है, ये सब संवेग है। इनमें हमारा ज्ञान काम करता है क्या। जब किसी को क्रोध आता है तो उसको पता है कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। हमें पता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन अगर भय उत्पन्न हो गया हमारे अंदर तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे ज्ञान हमारे पास ये है कि इस तरह का कोई भी सुपरस्टिशंस यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी वो भय हमें क्या कर रहा है, डरा रहा है, हमें डरा रहा है। क्यों, क्योंकि वो संवेग है, वो संवेग है, वो उत्पन्न हो रहा है। ये संवेग व्यक्ति के, मानव के मन में, मस्तिष्क में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो चलते चले जाते हैं। ठीक है, छोटा बच्चा जो होगा उसमें हर संवेग नहीं होगा, नहीं होता है उसमें सारे संवेग। संवेग की भी एक अवस्था होती है कि 3 महीने के बच्चे में ये संवेग आएगा, 6 महीने के बच्चे में वो ये करना सीख जाएगा, जब वो 2 साल का हो जाएगा तो बच्चे के अंदर ये संवेग भी आ जाएगा। हाँ, क्या छोटा बच्चा होता है 4 महीने का, वो ईर्ष्या जानता है, किसी से करता है, द्वेष करता है, उसके लिए सब बराबर है। अंतर केवल इतना है कि कुछ उसके बहुत अच्छे से जानकार है, जो उसके माँ है, उसके फादर है या उसके घर वाले हैं, तो अनजान व्यक्ति होने पे हो सकता है कि वो वहाँ पर अलग तरीके से रिएक्शन करे। लेकिन कहते हैं ना कि छोटा बच्चा है तो भगवान के जैसा है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इस तरह के संवेग नहीं है, वो द्वेष नहीं जानता है, वो ईर्ष्या नहीं जानता है, ठीक है, वह भय नहीं जानता है। तो ये संवेग जो होते हैं, ये कई तरह के संवेग होते हैं जो हमारे साथ चलते हैं, ठीक है, और इन संवेगों का विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली जो वर्तमान एजुकेशन है, ठीक है, उसके अंदर द डेवलपमेंट ऑफ द कोग्निटिव ऑफ ए चाइल्ड तो इम्पोर्टेंट है ही, पर ये माना गया है कि दिस वन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एट द कोग्निटिव डेवलपमेंट, कि जो इमोशनल डेवलपमेंट है ये कोग्निटिव डेवलपमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यही वो डेवलपमेंट है, ये वो डेवलपमेंट है बच्चे का जो उसकी सफलता को निश्चित करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो बच्चा संवेगात्मक रूप से जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ही ज़्यादा परिस्थितियों के साथ में एडजस्टमेंट कर सकता है। समझ में आ रहा है।
कल्पना करो कि हमें जॉब करने के लिए यहाँ से 500 किलोमीटर दूर जाना पड़े, समझ में आ रहा है। अब क्योंकि हमने कभी हमारे संवेगों को इस तरह से प्रशिक्षित नहीं किया कि हम घर को छोड़कर बाहर जाएं और वहाँ जाकर की सारी परिस्थितियों को हम फेस करें, और अगर वहाँ की परिस्थितियों को हम फेस नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब संवेगात्मक रूप से हम मजबूत नहीं हैं, या हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है जो परिस्थिति अनएक्सपेक्टेड थी, हमने कभी सोचा नहीं और उसका हम सामना नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स हमारे संवेग क्या है, पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं है। क्या हमें बार बार पर क्रोध आता है, क्या हम चीज़ों को सही ढंग से सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम चीज़ों का मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं, क्या हमारा व्यवहार व्यक्तित्व उतना कुशल नहीं है, तो ये सारी चीज़ें किस पर निर्भर करती हैं, हमारे संवेगात्मक विकास पर। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, EQ, इमोशनल, और ये क्या है, IQ, ठीक है। ये बुद्धि है और ये क्या है, इमोशंस है। और इसीलिए वर्तमान समय में ज़्यादा ज़रूरी है कि बुद्धि के साथ में हमारे इमोशंस भी उसी तरह से प्रशिक्षित हो, क्योंकि हमारा जो व्यक्तित्व है जो लोगों को सामने दिखाई देगा, बुद्धि तो पीछे है, अंदर है, ठीक है। हर कोई तो जाते ही आपको पेपर देने से रहा कि भाई बताओ आपको ये आता है क्या, ऐसा कोई नहीं पूछेगा ना, कोई नहीं पूछेगा। दिखेगा क्या, आपका व्यक्तित्व, और आपका व्यक्तित्व किससे बनता है, आपके इमोशनल डेवलपमेंट से, समझ में आ रहा है। तो इमोशंस होते हैं, बौद्धिक विकास होता है, और तीसरा विकास बच्चे का कौन सा होता है, क्रियात्मक, गत्यात्मक। क्रियात्मक जैसा कि शब्द ही बता रहा है, क्रिया यानी करना, जो वो शारीरिक रूप से क्रियाओं को सीखता है, वो विकास कौन सा होता है, उसका क्रियात्मक विकास होता है। साइकिल चलाना बच्चा अपने आप तो नहीं सीखता ना, धीरे धीरे सीखता है। साइकिल चलाना, कार्य करना, कुशलता होना, कार्य में कुशलता लाना, ये सारी चीज़ें क्या है, उसका क्रियात्मक विकास है। शारीरिक जो उसका विकास है, जिससे वो चीज़ों की हैंडलिंग करना सीखता है कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, हर नई चीज़ को कैसे सीखना है, तो ये पक्ष कौन सा होता है, उसका क्रियात्मक पक्ष होता है। अब हम कहेंगे कि ये तीनों पक्ष कर जब तीनों पक्षों का विकास होता है तो हम क्या बोलते हैं, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना है। क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। हम बोलते हैं ना कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना हमारी शिक्षा का उद्देश्य है। तो सर्वांगीण विकास में क्या आ गया, उसका बौद्धिक आ गया, संवेगात्मक हो गया और क्रियात्मक हो गया। इसलिए आपने देखा हो कि स्कूल्स का जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है, जो करिकुलम बनाया जाता है, वो जो सिलेबस हमने डेवलप किया है, वो इसी तरह का होता है कि बच्चे का बौद्धिक विकास हो, उसके अंदर बौद्धिक चीज़ से उसे नई नई चीज़ें सीखे, वो मैथ्स भी सीखे, साइंस भी सीखे, भाषा को भी सीखे, कौशलों को सीखे, लेकिन साथ में इमोशंस। वहाँ पर ऐसी, जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं, जब हम साहित्य को पढ़ते हैं, तो उसके अलावा जब हम स्कूल जाते हैं और स्कूल के अंदर हमारे विद्यार्थियों, कक्षा के विद्यार्थियों के संपर्क में आते हैं, टीचर्स के संपर्क में आते हैं, खेल के मैदान में जाते हैं तो हमारे साथियों के संपर्क में आते हैं, तो विभिन्न प्रकार के हमारे जो इमोशंस होते हैं उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। हमारे में बहुत सारे गुण आते हैं, आदान प्रदान करते हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं। बहुत बार ऐसी परिस्थिति हो सकता है कि घर में आपका बच्चा है और चूँकि वो आपका बहुत लाडला है, उसको हम हर चीज़ क्या करा रहे हैं, अवेलेबल करा रहे हैं, वो कह रहा है, हर चीज़ उसकी मान रहे हैं, लेकिन जब वो खेल के मैदान में जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी हर बात को माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सारे बच्चे हैं। हो सकता है उसको बहुत सारी चीज़ों के साथ में समायोजन करना पड़े, और जब वो समायोजन करेगा तो वो सीखेगा, समायोजन करना सीखेगा, विद्यालय में भी वो सीखेगा। तो वहाँ जब सिलेबस बनाए जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें होती है। हम तरह तरह के क्यूरिकुलम के अंदर डिबेट प्रतियोगिता है, भाषण प्रतियोगिता है, ये प्रतियोगिता, ये सब का क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चे की विभिन्न जो सर्वांगीण उसकी योग्यता है उनका विकास हो। विभिन्न प्रकार की क्रियात्मक काम किए जाते हैं, वोकेशनल कोर्स चलाए जाते हैं, ठीक है। बच्चों से अलग अलग की क्राफ्ट बनवाई जाती है, उनसे जो है मेले लगवाए जाते हैं, साइंस फेयर लगवाए जाते हैं उनसे, ठीक है, उनसे खेल खिलवाए जाते हैं। ये सब क्यों करते हैं, कराए जाते हैं, ताकि बच्चे का बौद्धिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक हर तरह का विकास हो। और जब उसका विकास होगा हर तरह का, तो उसका मतलब क्या होगा कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। और विद्यार्थी का, बालक का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है, ठीक है। जब अब क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की हम बात कर रहे थे। मैंने ये कंसेप्ट सबसे पहले क्यों बताया, क्योंकि एग्जैक्टली शिक्षा जो मनोविज्ञान है ये टिका हुआ ही कंसेप्ट के ऊपर है। समझ में आ रही है आप? जब तक कंसेप्ट का पता नहीं है, आगे हम पढ़ते चले जाते हैं
और हमें समझ में कुछ आने की दुर्लभता का हमें सामना करना पड़ता है कि था क्या। अब जब मैं पढ़ाऊँगा आगे, जब हम चलेंगे, जब हम बात करेंगे बालक के शारीरिक और मानसिक विकास की, और जब हम बात करेंगे शैशवावस्था की, और मैं जैसे ही बोलूँगा कि शैशवावस्था में बालक का बौद्धिक विकास ऐसे होता है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बौद्धिक विकास। ये कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब सर क्या बताना चाह रहे हैं कि बौद्धिक विकास क्या होता है। जब मैं कहूँगा कि बच्चे का संवेगात्मक विकास इस अवस्था में ऐसे होता है, ये चीज़ें संवेग उसमें आती है, तो आप क्या पकड़ेंगे, उससे क्लिक करेंगे कि संवेगात्मक विकास से हमारा तात्पर्य क्या है। जब हम बात करेंगे क्रियात्मक विकास कैसे होता है, समझ में आ रहा है। पूरा साइकोलॉजी जो है आपका इन शब्दों के ऊपर चलता है, बौद्धिक, क्रियात्मक, संवेगात्मक। यहाँ हमारे पास में जब अलग अलग जगह जाएंगे तो टर्म आते जाते हैं, तो पहले से जब हम उस टर्म को समझ लेते हैं तो हमारा आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। समझ में आ रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनका विकास आगे से आगे होता चला जाता है। इन तीनों पक्षों को लेकर हम बच्चे के साथ में चलते हैं, चाहे अवस्था कोई सी भी हो। उसकी शैशवावस्था है तो उसका बौद्धिक विकास का एक क्रम होगा, उसके संवेगात्मक विकास का एक क्रम होगा, और क्रियात्मक विकास का एक क्रम होगा। जब वो शैशवावस्था जो 0 से 6 तक हम मानते हैं, वहाँ से आगे निकल कर कहाँ पर आएगा, बाल्यावस्था में आएगा, जिसको हम 6 से 12 लगभग मानते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उसकी लिमिट भी दी है, लेकिन जनरली इन जनरल हम उस बोलते हैं कि 6 तक शैशवावस्था, 6 से 12 बाल्यावस्था, और 12 से लेकर 18 तक किशोरावस्था। और वैसे तो 0 से 2 तक है, उससे पहले की अवस्थाओं को पूर्व शैशवावस्था कई भागों में अलग अलग विद्वानों के द्वारा बांटा गया है। दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। तो हम बात जब करते हैं कि जब शैशवावस्था में, कि वो जब शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आएगा, उस समय उसका बौद्धिक विकास कैसे होगा, उसका संवेगात्मक विकास कैसे होगा, क्रियात्मक विकास कैसे होगा। किशोरावस्था में चैलेंजेज अलग है, क्योंकि किशोरावस्था में शारीरिक विकास अपने चरम पर होता है। उस समय जो है अलग तरह के चैलेंजेज लड़के और लड़कियों में देखने को मिलते हैं। उस टाइम उनकी बौद्धिक स्थिति कैसी हो जाती है, समझ में आ रहा है। और संवेगात्मक विकास की स्थिति क्या बन जाती है, संवेग कहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या चलती जाती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई चली जाती है। और जब हम एक के बाद चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ते चले जाते हैं तो हमारे कंसेप्ट बनता है। और जब आप पेपर देने जाते हैं तो वही कंसेप्ट आपको उस प्रश्न को हल करने के लिए सफल बनाता है। समझ में आ रहा है। साइकोलॉजी जो है ये एक विज्ञान है, और विज्ञान को रटा नहीं जाता है, विज्ञान को समझा जाता है। क्योंकि आपने रट लिया विज्ञान को, लेकिन जब आप विज्ञान ने रट लिया तो हो सकता है कि आपने जो रटा वो प्रश्न वहाँ पर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो अगर आपने याद कर लिया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध तभी हुआ था जब हुआ था, वो चेंज नहीं होगा अब। समझ में आ रहा है। लेकिन जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान में आंकड़ों को बदलकर नया रूप दिया जा सकता है, प्रश्नों को घुमाया जा सकता है, क्योंकि वो विज्ञान है। उदाहरण बदले जा सकते हैं। आपने उदाहरण कुछ याद किया और वहाँ कुछ अलग उदाहरण दे दिया, समझ में आ रहा है, किया जा सकता है ना। आपने अगर 2+2 करना सीखा तो आपको कंसेप्ट पता है कि 2 को 2 से कैसे जोड़ा जाता है। तो आपको अगर कोई ये बोले कि 12+12 क्या होता है तो भी आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आपने केवल याद ही करा कि 2+2 4 होता है, अगर हमने केवल याद कर लिया कि 2+2 4, तो और अगली बार प्रश्न आ गया 3+3 तो प्रॉब्लमेटिक। तो क्योंकि गणित भी विज्ञान है तो उसमें रटना नहीं है, समझना है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं जब भी पढ़ाता हूँ बच्चों को तो मेरा हमेशा से यही कहना होता है, द प्रॉब्लम यहीं पर है। अगर हमने समझा उन सारी चीज़ों को, और समझना कैसे है, सबसे बड़ी बात बच्चों से जोड़कर। सबके घर में बच्चे होते हैं, पड़ोस में होते हैं, आसपास में होते हैं। आप जोड़ें उनसे कि अच्छा 2 साल के बच्चे की बात कर रहा है, हाँ मैंने देखा था, बच्चा था, वो 2 साल का बच्चा ऐसे ही करता है, उसका विकास ऐसे ही होता है ना। हम 5 साल के बच्चे की बात करते हैं तो अच्छा हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही करना पड़ता है ना। जब रीजनिंग में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आपके बुआ के पति के बेटे की बहू आपके क्या लगती है, पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम तो यही करते हैं, पता नहीं
बहुत सारी टेक्निक सिखाते हैं कि गोले बनाओ, इसको ये करो ये करो। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम बात करते हैं हमारी बुआ, उसका पति, उसका बेटा, उसकी वाइफ, हमारी भाभी हो गई, ठीक है ना। तो क्यों करते हैं ऐसा हम? ताकि हम उससे जोड़कर प्रश्न को हल कर सकें। समझ में आ रहा है? आप मानेंगे नहीं, जितने भी पेपर्स होते हैं, चाहे रीट का होता है, 3rd ग्रेड का होता है, चाहे आपका 2nd ग्रेड का होता है, 1st ग्रेड का होता है, उनमें अगर 30 क्वेश्चंस साइकोलॉजी से आते हैं तो 15 क्वेश्चंस तो केवल कंसेप्ट होते हैं। और अगर आपको वो 10-15 बेसिक कंसेप्ट पता है, देन यू कैन आंसर दोज ऑफ द क्वेश्चंस। तो उन प्रश्नों का आप उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। कब होता है ऐसा? आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि अच्छा इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम समझ जाएंगे, हम सारे हमारे लगा लेंगे, अच्छा क्रियात्मक क्या होता है, बौद्धिक क्या होता है, ये क्या होता है, इससे क्या होगा, इससे क्या नहीं होगा। तो हम चीज़ों को जब समझेंगे, सारे जो मनोविज्ञान के नियम हैं उनको हम कंसेप्चुअल रूप से समझेंगे, तो आपको उन प्रश्नों को करना बड़ा आसान होगा। और जो ट्रेंड है वर्तमान समय का वो है भी ऐसा ही। अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं? कंसेप्ट पर होते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आपने याद कर लिया कि ये सिद्धांत इस वैज्ञानिक ने दिया, ये सिद्धांत इस वैज्ञानिक का है। आपने कर लिया, करना भी पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है कि वहाँ पर यू फेस मैनी क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड डायरेक्टली कि ऐसा है। लेकिन आप देखेंगे कि गलती कहाँ हो रही है? जहाँ कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, आपको उस चीज़ के पीछे का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है, देन यू कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का आप आंसर निश्चित रूप से पता कर लेंगे। और मैं आपको ये करके दिखाऊंगा कि जो स्टार्टिंग की 10 क्लासेज है उसमें मैं जो कंसेप्ट की बात करूंगा, और उसके बाद में जो पेपर्स आए हुए पुराने उनको तुम खोलना घर पे जाकर, और फिर तुम उन पेपर्स को हल करना, और यू विल फाइंड कि वहाँ इतने सारे क्वेश्चन तो ऐसा है कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक, लेकिन हमारे दिमाग में जो हमने ज्ञान का निर्माण किया, ठीक है, वो भी एक साइकोलॉजी का ही पैटर्न होता है, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? निर्मितिवाद। मनोविज्ञान की एक अवस्था है, एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं निर्मितिवाद। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है? ज्ञान का निर्माण। क्या करें? ज्ञान का निर्माण करें, ज्ञान को बोझ लेकर नहीं घूमें। ठीक है, कि ज्ञान का बोझ ले लिया हमने, अब बोझ ले लिया और हमें उसका निर्माण नहीं किया। निर्माण और बोझ में बहुत अंतर होता है। निर्माण का मतलब होता है कि जिस चीज़ को हमने इतने अच्छे से सीखा है कि हमने उसके बारे में अपना व्यक्तित्व में एक पूरा ओरा निर्धारित कर लिया कि इस चीज़ को कैसे हमें हल करना है। समझ में आ रही है बात? व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनैलिटी क्या होती है, हैं? व्यक्तित्व की जब हम बात करेंगे आगे तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व वही है जो हमने इतने सालों से सीखा है और सीखने के बाद में हमारे अंदर चला गया है और वो बिल्कुल आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, और वो जो रिफ्लेक्शन है उसको आप क्षणिक रूप से तो बदल सकते हैं, लेकिन परमानेंटली आप उसको नहीं बदल सकते हैं। समझ में आ रहा है? आप किसी के प्रभाव में आकर हो सकता है कि थोड़े समय के लिए अपने आप को बदल लें। समझ में आ रहा है? आपके साथ में कोई अच्छा आदमी है, आप अच्छे से व्यवहार करने लग जाएं, फिर वो आदमी चला जाएगा, आप वापस वहीं पर आ जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब अपना व्यक्तित्व क्या हुआ? व्यक्तित्व वो हुआ जो हमारे लंबे समय के अनुभवों के आधार में हमारे अंदर चला गया, और वो बदलेगा नहीं। उसको बदलना बहुत मुश्किल है, वो बदलेगा नहीं। हमने अगर झूठ बोलना सीख लिया तो हम उसको आदत को सुधारना बहुत भारी काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारे अंदर चली गई, और जब वो हमारे अंदर चली गई तो समय समय पर जब भी मौका मिलेगा, चाहे अनचाहे रूप से वो निकलेगी। हो सकता है कि बाद में हमें रिग्रेट हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मुझे क्यों बोली, लेकिन वो उसने जान के नहीं बोली, वो उसके अंदर है, उसके व्यक्तित्व में चला गया। तो ये सारी चीज़ें जब बच्चे के साथ चलती चली जाती है तो उसके एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसीलिए मनोविज्ञानी ये कहते हैं कि एक बच्चे को ला दो और मुझे बताओ कि इसको क्या बनाना है। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि उनको इतना विश्वास है अपने विज्ञान के ऊपर, मनोविज्ञान के ऊपर, कि बच्चे को हम जैसा वातावरण देंगे, है ना, जैसा हम उसको वातावरण देंगे, जैसी परिस्थितियाँ उसको देंगे, जिन लोगों के संपर्क में वो रहेगा, वैसा ही वो बनता चला जाएगा। और इसमें कोई भी अतिशयोक्ति की बात नहीं है।
आप देखिए आसपास के वातावरण को, हम जहाँ रहते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वैसा नहीं करें, लेकिन चाहने से तो नहीं होगा, क्योंकि बच्चा तो देखकर सीखता है, अनुकरण से सीखता है। हमने अभी पढ़ा कि बच्चा कैसे सीखता है, इमिटेशन से, अनुकरण से सीखता है। हमारे पौराणिक शास्त्रों में या पौराणिक कहावतें हैं मारवाड़ी की बहुत सारी, है ना, कि गुरुजी तो गुलगुले खाते हैं और जो है चेलों को बोलते हैं कि भाई नहीं खाना चाहिए, हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वही है कि बच्चा कैसे सीखेगा, अनुकरण से सीखेगा। और अनुकरण अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा सीखेगा, बुरा करेंगे तो बुरा सीखेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को सीखने के लिए हम क्या सीखते हैं, मनोविज्ञान सीखते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि लड़कियों को तो मनोविज्ञान जरूर पढ़ाना चाहिए, चाहे वो कोई परीक्षा दे या नहीं दे, ताकि अपने आने वाली पीढ़ियों को हम अच्छे से सुधार लें। समझ में आ रही बात। हम देशभक्ति की बात ही नहीं करेंगे घर में, तो बच्चा देशभक्त कैसे बनेगा, बनेगा क्या कभी? अगर आप कल्पना कीजिए किसी घर के अंदर देशभक्ति की चर्चाएं नहीं होती है, केवल स्वार्थ पूर्ति की चर्चाएं होती है, तो क्या होगा, बच्चे क्या सीखेंगे? क्या आपने ऐसे घर देखे हैं जिन घरों के अंदर राष्ट्र, देशभक्ति, समाज, व्यक्तित्व निर्माण, इस तरह के गुणों की चर्चाएं होती है? तो आपने देखा होगा उस घरों के बच्चे जो होते हैं वो अलग होते हैं। जिस घर में सुबह शाम आरती की जाती है, कोई सा भी आपका इष्ट हो, कोई सा भी आपका भगवान हो, कोई सा भी पंथ हो, कोई सा भी धर्म हो, जिस घर में पूजा की जाती है, आरती की जाती है, तो बच्चे सीखते हैं, बच्चे भी सीखते हैं, क्योंकि बच्चा अनुकरण से सीखता है। और हमें अगर ये पता ही नहीं है तो हमने क्या करा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। फिर अब जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर कहते हैं कि साहब हमने तो हमारा बेस्ट दिया, अपने जीवन का सब कुछ इसे दे दिया, पर पता नहीं है ऐसा कैसे हो गया। तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने ये नहीं सीखा कि भैया ये तो वो सीख रहा है जो आप कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो कभी नहीं सीखेगा। समझ में आ रहा है? इस दुनिया में जो चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, आप जो कहेंगे उसको नहीं सीखेगा, आप जो करेंगे उसको सीखेगा। क्या सीखेगा वो? जो आप करेंगे वो सीखेगा, वो क्योंकि अनुकरण करेगा, वो इमिटेशन करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थी के लिए एक मॉडल होता है। क्या होता है? मॉडल होता है। ठीक है, वो जो टीवी में मॉडल चलते हैं ना, जैसे वो मॉडल हमारे समाज के मॉडल है। और विद्यार्थी के लिए मॉडल कौन होता है? शिक्षक होता है। क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं, जो बाल्यावस्था में होते हैं, जो किशोरावस्था में होते हैं, जब शिक्षक उसकी क्लास में जाता है, जिस तरह से व्यवहार करता है, जिस तरह से वो बोलता है, उसको वो क्या मानते हैं? अपना गुरु मानते हैं, अपना मॉडल मानते हैं। और वो प्रयास करते हैं कि हम भी ऐसा करें, हम भी ऐसा करने का प्रयास करें। इसीलिए एक शिक्षक के कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। शिक्षण कार्य एक सामान्य प्रोफेशन नहीं है, एक केवल आजीविका का साधन नहीं होता है। ये हमारे ऊपर, कंधों के ऊपर समाज निर्माण की संपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, हो सकता है कि ये रिलेवेंस हो या नहीं हो, लेकिन हमको ये समझना है कि हम शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। जब हम पहले ये समझे कि हम शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, तो फिर हम उस दिशा के अंदर कार्य करें। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षक के कंधों के ऊपर समाज निर्माण की संपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि जैसा व्यक्तित्व अपने बच्चों के सामने लाएगा या अपने बच्चों के सामने जैसा वो करेगा, तो बच्चे उसका अनुकरण करने का प्रयास करेंगे, उसको सीखने का प्रयास करेंगे। और शिक्षक ही वो होता है जो समाज की दशा और दिशा को बदल सकता है। वो कैसे बदल सकता है? क्योंकि उसके सामने आने वाली सारी पीढ़ी बैठी हुई है बेटा, सारी पीढ़ी बैठी हुई है। मैं केवल आपको मनोविज्ञान के बारे में इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने 2 महीने की, 3 महीने की मेरी क्लास ली ना, तो जैसा मैं हूँ उसमें से 5 गुण आप लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि मैं यहाँ पर क्या हूँ? शिक्षक हूँ। और निश्चित रूप से आपको क्या करूँगा, मैं अपने व्यक्तित्व से आकर्षित करूँगा। शिक्षक का व्यक्तित्व विद्यार्थियों के लिए आकर्षण का विषय होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम सीखने के लिए आए हैं, शिक्षक हमें कुछ देने के लिए आता है। तो हम क्या करते हैं
उससे सीखने का प्रयास करते हैं, उससे अनुकरण करने का प्रयास करते हैं कि उसकी भाषा की शैली कैसी है, पढ़ाने का प्रभावशाली तरीका कैसा है, उसके शब्दों का चयन कैसा है, विषय वस्तु पर उसकी पकड़ कैसी है, वो चलता कैसे है। छोटे बच्चे भी देखते हैं, हो सकता है कि हम बड़े हो गए, हमारे ऊपर इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़े, लेकिन छोटे बच्चे तो ये भी देखते हैं कि सर ने एक पॉकेट के अंदर हाथ डाल के खड़े हुए हैं, तो वो प्रयास करेंगे कि हम भी जो है पॉकेट में हाथ डाल के यहाँ से बाहर निकले चलें। समझ में आया? सर ने जो हेयर स्टाइल कैसे कर रखी है, सर का बोलने का तरीका कैसे है, बैठने का तरीका कैसे है, तो बच्चा क्या करता है, आपका अनुकरण करता है। और जब वो अनुकरण करता है तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। आपके ऊपर जिम्मेदारी कितनी भारी है, क्या आप वो सारे कार्य कर सकते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है? क्या आप अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं अपने बच्चों के बीच में खड़े होकर? अगर आपने वर्षों तक अपने व्यक्तित्व को अपने बच्चों के सामने बहुत अच्छा बनाया और आपने गलती से अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया, तो उस बच्चे के जो सपने सालों से आपके साथ में जुड़े हुए हैं, वो सपने क्या होंगे, चूर चूर होने की स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए एक शिक्षक को बहुत संयमित होना पड़ता है, एक संयमित जीवन जीना पड़ता है। होना तो यही चाहिए, होता क्या है इसका पता नहीं है। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम शिक्षक बने तो हमारे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम शिक्षक क्यों बनने जा रहे हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आने वाली है। केवल हम एक इसलिए शिक्षक नहीं बन रहे हैं कि हमें एक सैलरी मिलेगी और उस सैलरी के माध्यम से हम हमारे जीवन को सुगमता से चलाएंगे। ये शिक्षक बनना केवल एक प्रोफेशन नहीं है, शिक्षक बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और उस जिम्मेदारी के भाव को लेकर आप पढ़ेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ये और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब हमारे अंदर से इच्छा होगी कि हमें ऐसा बनना है और चीज़ों को हम उसी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, चीज़ों को एक दूसरे से वैसे ही जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो आप समझेंगे कि ये सारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की हम बात कर रहे थे, कंसेप्ट पर कंसेप्ट हम समझते चले जाएंगे। हमारी जो प्रारंभिक क्लासेस होंगी उसके अंदर हम केवल कंसेप्ट की बात करेंगे। सिलेबस की बात जब हमारा कंसेप्ट पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जब हम सिलेबस की बात करें तो उस समय जब मैं बोलूँ कि संवेगात्मक विकास, तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न पहुँचे कि संवेगात्मक विकास क्या होता है। मैं जब बात करूँ मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है, और आप मुझे देखते रहो कि सर ये अमूर्त क्या होता है, मूर्त क्या होता है। मैं बात करूँ औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, तो हम समझें कि क्या होती है। हम जब बात करें एक पक्षीय, द्विपक्षीय या त्रिध्रुवीय शिक्षा पद्धति क्या होती है, तो हम उसको समझ सकें। हम जब बात करें कि शिक्षा के कर्व कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, तो हम उनको समझें। हम जब प्रश्न पूछें कि हम बात कर रहे हैं उद्दीपक क्या होता है, अनुक्रिया क्या होती है, तो हम उसको समझें कि उद्दीपक क्या होता है, अनुक्रिया क्या होती है। समझ में आ रहा है? जब हम व्यक्तित्व के विभिन्न विभिन्न प्रकारों की बात करें तो हमें पता हो कि व्यक्तित्व कैसे कैसे हो सकते हैं, अंतर्मुखी क्या होता है, बहिर्मुखी क्या होता है। तो ये क्या है, टर्म है। और जैसे जैसे हमें जिन जिन टर्म की आवश्यकता पड़ती चली जाएगी, हम उन टर्म को समझते चले जाएंगे। और मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर इन टर्म्स को हमने समझ लिया तो आप देखेंगे कि पेपर आपको बड़ा आसान लगने लगता है। आपको इतना लगता है कि ये तो बहुत आसान है। क्यों है आसान? क्योंकि मुश्किल क्या है कि जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि राम खेल के मैदान में बैठा और उसने बच्चों को दौड़ते हुए देखा, और दौड़ते हुए देखकर वो बड़ा उत्साही हुआ और उसने घर पे आके निर्णय किया कि मैं भी दौड़ना शुरू करूँगा। अब प्रश्न है नीचे कि दौड़ते हुए बच्चे राम के लिए क्या थे? उद्दीपक थे, अनुक्रिया थे, क्रिया थे या संवेग थे? क्या थे? इस प्रश्न का उत्तर मैंने जब प्रश्न बोला उससे पहले भी दे सकते थे आप, अगर आपको ये पता होता कि उद्दीपक क्या होता है, कि उद्दीपक क्या होता है। आप नहीं दे पाएंगे, जबकि आप सबने बीएड करते समय या आपने जो भी डिग्री करी है एसटीसी बीएड, उसमें सबने पढ़ा है। आपने जब थ्योरीज पढ़ी होगी, पावलोव का सिद्धांत पढ़ा होगा, है ना, तो आपने उद्दीपक पढ़ा होगा, आपने अनुक्रिया पढ़ी होगी। लेकिन जब उसका सांसारिक जीवन में प्रश्न पूछा जाता है तो हम विचलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली हमने उसके टर्म का, जो टर्म्स थे, जो चीज़ें थी, उनको क्या नहीं किया, आत्मसात नहीं किया, उनको समझने का प्रयास नहीं किया।
परीक्षा में एक बार प्रश्न आया था कि एक बच्चा नाटक देखने गया हुआ है और जब वो उस नाटक को देखता है तो बताइए उस बच्चे के कौन कौन से पक्षों का विकास होता है। नीचे ऑप्शन दिए हुए थे, क्रियात्मक पक्ष का विकास, संवेदनात्मक पक्ष का विकास, बौद्धिक पक्ष का विकास, क्रियात्मक संवेदनात्मक का विकास, बौद्धिक क्रियात्मक का विकास, या तीनों पक्षों का विकास। अब जब तक इन पक्षों के बारे में अब हमें गहन अध्ययन नहीं किया, हमें पता ही नहीं क्या होता है, और हमने इसके साथ में ये कल्पना करने का प्रयास नहीं किया कि ड्रामा के क्या क्या पार्ट होते हैं, तो हम उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं। क्योंकि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब ड्रामा सामने आपके मंचन किया जाता है तो उसमें बहुत सारी नई नई जानकारी आपको मिलती है, मतलब आपके बौद्धिक पक्ष का विकास उससे होगा। जब ड्रामा आता है तो ड्रामा के अंदर तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी भय होता है ना, कभी हमें हमारी भावनाओं का प्यूरिफिकेशन होता है, हमारी जो भावनाएं होता है उनका उनकी अच्छाई दिखाई देती है, तो हमारे तरह तरह के संवेग, कभी मूवी देखते हुए रोना आता है ना, क्यों आ रहा है, तो फिर किस संवेग है ना उसमें, तो संवेग भी हो गए। और क्रियात्मक पक्ष तो डांस चल रहा है तो डांस सीखने का प्रयास कर ही रहे हैं हम कि डांस कैसे करते हैं, क्या चल रहा है, क्रिया करने का प्रयास होता है क्रियात्मक पक्ष। लेकिन इसमें भी डिस्प्यूटिंग है कि क्या उसको कर कर आप क्रियात्मक सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते, क्योंकि आप तो केवल देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जब तक कंसेप्ट नहीं पता है प्रश्नों के उत्तर देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और दिया तो गलत दिया, और फिर घर पे आके ये कहा कि पढ़ा तो सब कुछ था पर पूछा पता नहीं क्या। पूछा तो वही था लेकिन पूछने का तरीका अलग था, 2+2 पूछने की बजाय 5+5 पूछ लिया। और हमने क्या याद किया था, 2+2 4 होता है। क्या सीखा था हमने, 2+2 4 होता है, जबकि हमको ये भी पता होना चाहिए था कि प्लस करते कैसे हैं, है ना। तो कंसेप्चुअल, क्योंकि विज्ञान है और इससे बढ़िया कोई विज्ञान नहीं, इतना मज़ा आता है अगर इसको आप दिल लगाकर पढ़ेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग विषय कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमसे जुड़ा हुआ है, हम रोज़ देखते हैं, हम रोज़ समझ में आता है। जब आप बाल्यावस्था शैशवावस्था की बात करेंगे तो उसमें एक टॉपिक आएगा, कल्पना कीजिए उसमें एक प्रश्न आपसे कहा जाए कि बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं वो समलैंगिक बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं, मतलब लड़का लड़की के साथ खेलना पसंद नहीं करेगा और लड़की लड़के के साथ खेलना पसंद नहीं करेगी। आप जाना आज घर पे देखने की कोशिश करना, आप देखेंगे घर में आसपास छोटे बच्चे होते हैं जो बाल्यावस्था के मतलब 6-7 साल के। आप जब देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे, बिल्कुल महसूस करेंगे कि अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, समझ रहे हो, ऑप्शन नहीं है कि यार मुसीबत ये है कि घर में लड़का भी एक है छोटा और लड़की भी एक ही है, तो उनको क्या है कि उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन एक कोई चाचा का लड़का जैसे आया ना, वो उस लड़की को भगा देंगे, दोनों उसके साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि उसका विकास ही ऐसा हो रहा है, उसकी अवस्था वो है, वो उसके साथ में खेलेगा नहीं। और अगर एक लड़की आ गई ना तो वो दोनों गुड्डे गुड्डियों से खेल के और अपनी मम्मी को आवाज़ लगाएगी भैया परेशान कर रहा है, इसको यहाँ से ले जाओ, हमको खेलने नहीं दे रहा है। तो ये सब मनोविज्ञान में है, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे उसको आप अपने व्यक्तिगत जीवन में अप्लाई करते जाओ, और जैसे जैसे आप उसको अप्लाई करते जाएंगे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल साफ दिखती जाएगी, आपको हर चीज़ समझ में आने लग जाएगी कि ये तो हम देखते हैं, रोज़ होता है हमारे जीवन में। और केवल आपने इसको किताब के रूप में पढ़ा तो बस वही कहानी होगी जो हमने बीएड करके पढ़ के आए हैं, फिर उसमें से प्रश्न आते ही हम घबरा जाते हैं कि प्रश्न था क्या, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, केवल विषय के रूप में उसको याद किया, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, इसका सिद्धांत, वृद्धि विकास, व्यक्तित्व, बुद्धि का मापन, बस रट लिया हमने। लेकिन हमने उसको क्या नहीं किया, वी डिडंट ट्राई टू अप्लाई इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ, हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें अप्लाई करने का प्रयास नहीं किया। और जैसे ही प्रैक्टिकल लाइफ में आपने उसको अप्लाई किया आप चिकित्सक बन जाएंगे, है क्यों, क्योंकि आप उसको देख रहे हैं, आप उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे, प्रॉब्लम सामने आ रही है उसका क्या होगा, फिर आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से आपको हम समझ में भी आएगा, प्लस भविष्य में आप इस तरह के प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। तो कक्षा प्लस के इस प्लेटफॉर्म में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है, और हमारा यहाँ पर यही उद्देश्य है कि हम आपको क्या बताएं, कॉन्सेप्ट, कि जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है और उन कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम सफलता अपनी सुनिश्चित करें।